हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में ज़्यादातर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल है। टोटल हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी को पता है एसएससी जेई का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 5 बार प्रेशर इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू 0.5 मीटर क्यूब, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको इसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यदि हमारा जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो आप सभी को पता है पी वी इजिकल्स टू क्या होता है, एम आर टी होता है। यदि हमारा टी कांस्टेंट है तो एम आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और पी वन वी वन इजिकल्स टू हो जाएगा आपके पी टू वी टू। तो यहाँ पे प्रेशर जो है पी वन कितना दे रखा है, ये हो दे रखा है आपका 5 बार। यहाँ पे आपको यूनिट का ध्यान रखना है। जो आपको दिया गया प्रेशर है वो भी बार में है, और जो आंसर में है वो भी बार में है, इसलिए आपको बार में ही पुट करना है। वॉल्यूम आपका कितना है, 1 है। और P2 आपको पूछा गया है, और V2 कितना हो जाएगा, ये दिया गया है आपका 0.5। तो यहाँ पे P2 इज इक्वल्स टू 5/0.5। तो मैं इसको पॉइंट को हटाता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बार हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो द पी वी रिलेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू -3v प्लस 16 बार, वेर v इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, वट विल बी द वर्क डन इफ द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 2 to 6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। यदि आपको नहीं आता है तो अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, PdV होता है। तो यहाँ पे आपको प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दिया गया है, यानी कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ में चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। प्रेशर की वैल्यू कितनी देर की है, -3v प्लस 16 देर की है, और dv हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 to 6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो 2 to 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका प्रेशर है वो किस में दे रखा है, बार में दे रखा है, और हमको किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो बार जो है वो आपका कन्वर्ट करूँगा मैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10⁵ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो -3v, तो 3v का कितना हो जाएगा, v²/2 हो जाएगा, प्लस 16 का 16v हो जाएगा। आई होप, मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इंटीग्रेशन आता है, मैं क्योंकि ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। और लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 to 6 हो जाएगी, और 10⁵ जो है आपके बार है ही। अब आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, -3/2 v² को मैं लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, प्लस 16 6 -2। यहाँ पे देखिए -3/2 ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 -4 ये हो जाएगा आपके 32, प्लस 16 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इससे 2 से डिवाइड करूँगा तो ये भी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो -3 है और यहाँ पे +4 है, तो कुल मिला के ये जो आपका है 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 10⁵ को नहीं भूलना है, तो ये जो बाहर है इसके, तो ये 10⁵ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 10⁵। ये किस में आ गया, ये आपके आ गया जूल में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है मैंने किस में लिया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो है आपका मीटर क्यूब में था। तो ये न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो आपका किस में होता है, जूल होता है।
ये आपका जूल हो गया, लेकिन आंसर किस में दे रखा है, मेगा जूल में। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1.6 इंटू 10⁻6 कर दूंगा, ये जूल हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1.6 मेगा जूल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए आ जाएगा 1.6 मेगा जूल। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ में एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ समझनी है आपको, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपका कोई सिलेंडर है या फिर कोई भी कुछ भी समझ सकते हैं, इसके दो पार्ट है। एक में इधर जो है वो आपकी गैस भरी हुई है, कोई भी गैस हो सकती है, और इधर जो है आपका वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब है इसमें कुछ नहीं है, खाली है। तो यदि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक होल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो गैस है वो इधर वैक्यूम में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, वैक्यूम का मतलब है खाली है, तो खाली होगा तो इस गैस को इधर आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क कब करना पड़ता है, जब कोई ऑब्स्टेकल होता है। जैसे इधर भी गैस होती तो गैस और गैस को मिक्स होने में थोड़ा वर्क करना पड़ता। तो जो फ्री एक्सपांसन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, और हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। हीट ट्रांसफ़र वो भी कितना होता है, ज़ीरो होता है। आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यदि हमारी हीट जीरो है और वर्क डन जीरो है, तो डी यू कितना आ जाएगा, डी यू आपका जीरो आ जाएगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब यदि आपको पूछे कि फ्री एक्सपांसन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है तो कांस्टेंट रहती है। यदि आपको पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हीट पूछे चाहे वर्क पूछे, दोनों क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए 2 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस रिसीव 500 किलोजूल हीट एंड अंडरगोज ए टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट करें, और आई होप ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। तो आप सभी को पता है जो हीट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी डी टी। तो डी टी यानी कि T2 माइनस T1, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको हीट कितनी दे रखी है, 500 किलो जूल दे रखी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आपको किलो जूल में दे रखी है, तो स्पेसिफिक हीट किस में दे रखी है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में। तो हम इसको किलो जूल में ही पुट करेंगे। तो हमारा जो मास है वो कितना दिया गया है, ये 2 दिया गया है, सी आपको पूछा गया है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100। तो यदि मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो 500 अपॉन 2 इंटू ये डिफरेंस कितना है, 100 है, तो ये आपका आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पे यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन में सभी में यूनिट सेम ही है। तो ये आपकी कितनी दे रखी थी, ये किलो जूल में दे रखी थी, तो ये आपका किलो जूल हो जाएगा, अपॉन मास था तो किलोग्राम, और केल्विन, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट की यदि आपको यूनिट पूछे तो किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ये ना होके ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इन एन इंटरनल कंबशन इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज 80 किलोजूल पर किलोग्राम एंड द वर्क इनपुट इज 200 किलोजूल पर किलोग्राम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे हीट कितनी दे रखी है, हीट आपको दे रखी है 80 किलो जूल। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे है हीट जो है वो आपकी रिजेक्ट हो रही है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यदि आपकी किसी सिस्टम से हीट जो आपकी रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, तो वो हम लेंगे नेगेटिव। और यदि हीट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड टू द सिस्टम करते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं। और वर्क जो है बाय द सिस्टम होता है, बाय द सिस्टम, तो हम लेते हैं पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम,
ऑन द सिस्टम, तो हम लेते हैं नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम के ऊपर यदि हम वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम के द्वारा तो नेगेटिव लेंगे। यदि हमारा सिस्टम खुद वर्क कर रहा है बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम यदि खुद वर्क कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हीट रिजेक्ट हो रही है तो मैं इसको क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। और यहाँ पे डी यू और वर्क डन कितना है, वर्क डन जो है वर्क इनपुट इज, तो यहाँ पे वर्क इनपुट दिया है यानी कि वर्क डन क्या हो रहा है ऑन द सिस्टम, तो मैं इसको भी क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। तो यहाँ से आपका डी यू कितना आ जाएगा -80 और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 200, तो ये आपका 120 जो किलो जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी आ जाएगा, ना कि सी आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ये नया कंसेप्ट आपको पता चला होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई है ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पे आपको गलत होने की संभावना होती है यदि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल टर्न बाय अ व्हील वाइल इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर एन इंटरवल ऑफ 20 सेकंड इज। तो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने 11-12 में भी काफ़ी किए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो यहाँ पे आपने जो मोशन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे, लॉज ऑफ मोशन। तो यदि मैं लीनियर मोशन की बात करूँ तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये जो है इक्वेशन किसकी है, लीनियर मोशन की, लीनियर मोशन की। यहाँ पे आपको लीनियर मोशन नहीं है, एंगुलर मोशन है। तो ये जो इक्वेशन है कैसे हो जाएगी, थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये कौन सी मोशन हो जाएगी, एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करनी है, थीटा इजक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है तो इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो जाएगी। टाइम आपको 20 सेकंड दे रखा है, प्लस हाफ अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 3 इंटू टी कितना है 20, तो 20 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 400/2, तो 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 600 रेडियन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू ड्राइव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रेस्पेक्टिवली। यदि आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो पहले ऑप्शन में प्रेशर और टेम्परेचर ही दिया गया है, लेकिन आप सभी को पता है जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि साइक्लिक, यदि मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से बात करूँ तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, यानी कि हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल क्यू बराबर क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हीट जो होती हैं, या फिर मैं बात करूँ इंटरनल एनर्जी होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में। ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे तो टेम्परेचर जीरोथ लॉ बताता है। जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी डेल्टा एस बराबर डी क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन टी। जो हीट और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो कौन बताता है, वो क्या होता है, आपकी एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी किसे बोलते हैं, रैंडमनेस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडीज विच रिबाउंड आफ्टर इम्पैक्ट आर कॉल्ड। यानी कि ऐसी बॉडी यदि हम उसका किसी चीज़ से टकराएगी तो वापस रिबाउंड होगी, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं। यदि फ्रेंड्स इस बॉडी में यदि इलास्टिसिटी है यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो ही वो बॉडी रीबाउंड करेगी, यानी कि उसके अंदर वो कैसी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि हम बॉल को किसी पर्स पे पटकते हैं तो वो रिबाउंड होती है, तो क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन, लेटरल, वॉल्यूमेट्रिक या फिर शियर स्ट्रेन। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है जो स्ट्रेन होता है, यदि मैं बात करूं लीनियर स्ट्रेन की, लीनियर स्ट्रेन ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं लीनियर की बात करूं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेंथ की हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई सर्कुलर रोड है, ठीक है, तो लीनियर तो लेंथ हो जाएगी, लेटरल में क्या है, इसका डायामीटर है। तो यदि मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन की, तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा आपका चेंज इन डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर। और यदि आपका ये सर्कुलर रोड ना होके ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, तो चेंज इन थिकनेस डेल्टा टी अपॉन ओरिजिनल थिकनेस टी हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कोई भी, जैसे मान लो ये सर्कुलर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो आपका शियर स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी पता चल गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट, वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, मास फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्टडी का मतलब क्या होता है। स्टडी का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड ऑन दी टाइम, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। यदि मैं यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम से बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझना है आपको अच्छे से। जैसे मान लो आपका ये कोई सिस्टम है जिसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि ये इसकी दीवारें मान लो फिक्स है, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इधर से मास एंटर हो रहा है, ये मास इन हो रहा है, और इधर से मास आउट हो रहा है, और ये कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका फ्लो कांस्टेंट हो रहा है। इधर से मास एंटर हो रहा है और इधर मास आउट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस जो होता है वो आपका ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है। तो जिधर जितना मास इधर एंटर होगा उतना मास यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कांस्टेंट रहती है, जितनी हीट इधर एंटर हुई उतनी निकल गई। वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, ठीक है, और मास फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। A perfect gas at 27 degrees Celsius was heated until its volume was doubled. The temperature of the gas will now be. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको अटेम्प्ट करें। एसएससी जेई में पूछा गया है 2017 में, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसका जो वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर T इज प्रोपोर्शनल टू V, या फिर V इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो मैं क्या करूँगा, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 कर दूंगा। तो यहाँ पे V1 जो है वो कितना है, V1 आपको दे रखा है, मान लो V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V इज इक्वल्स टू T1 टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, क्योंकि केल्विन जो है वो SI यूनिट होती हैं। तो T1 जो टेम्परेचर है वो 27 है डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 ऐड कर दूंगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 27 डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, जिससे आंसर गलत आता है। तो ये कितना हो जाएगा 300, तो 300 केल्विन में आ जाएगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। तो ये 300 हो गया अपॉन T2, तो यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, V से तो V कैंसिल हो जाएगा, तो T2 आप आ गया 600। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये भी केल्विन में आएगा, क्योंकि आपने केल्विन में पुट किया है तो आंसर भी केल्विन में आएगा, तो 600 केल्विन में आएगा। लेकिन ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो T2 आपका कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 600 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस।
तो ये कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस T2 बराबर। तो ये आपका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑयल फ्लो थ्रू ए 100 mm डायामीटर हॉरिजेंटल पाइप, फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया है 0.05 ऑफ लेंथ 100 मीटर हैविंग वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हेड लॉसेस का यदि फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पे हेड लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉसेस FLV² अपॉन 2GD, FLV² अपॉन 2G और D। यहाँ पे F क्या है, F यहाँ पे है आपका फ्रिक्शन फैक्टर। क्या है आपका फ्रिक्शन फैक्टर, जो कि आपको दे रखा है 0.05। L यहाँ पे क्या है, L आपको है लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप। तो ये कितनी देर की है 100 मीटर, 100 मीटर। और V वेलोसिटी है जो कि 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए 4 मीटर पर सेकंड। G आप सभी को पता ही है। और D जो है ये आपका डायमीटर दे रखा है। तो D यहाँ पे कितना दे रखा है 100 mm, यानी कि मैं 0.1 मीटर कर दूंगा, क्योंकि आपने लेंथ मीटर में ली है तो ये डायमीटर भी आपको मीटर में ही लेना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा हेड लॉसेस इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फैक्टर कितना दे रखा है 0.05 इनटू लेंथ आपकी 100 मीटर, V², V है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देता हूँ मैं, अपॉन 2G, G की वैल्यू होती है 9.81। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं यहाँ पे 10 पुट कर रहा हूँ और D आपका 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 0.05, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आपका 5 हो गया इंटू 16 अपॉन ये आपका नीचे हो गया 2, क्योंकि ये 10 इंटू 0.1 आपका 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हेड लॉसेस का फॉर्मूला आपको याद रखना है FLV² अपॉन 2GD, 3-4 बार बोलोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द प्रोफाइल ऑफ गियर हैविंग मॉड्यूल ऑफ 12 mm एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 60 mm, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ गियर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कॉन्टैक्ट रेशियो। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट रेशियो होता क्या है, कॉन्टैक्ट रेशियो ये क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आपको कितना दे रखा है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आपको 60 mm डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन आपको सर्कुलर पिच नहीं दिया गया है। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सर्कुलर पिच होता है πD/t, D डायमीटर, T टीथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मॉड्यूल दे रखा है। तो D/t जो होता है वो आपका होता है मॉड्यूल। तो π/m, मॉड्यूल कितना दे रखा है 12 mm, तो 12 पाई जो आपका है सर्कुलर पिच हो जाएगा। तो अब आपका कॉन्टैक्ट रेशियो का आंसर आ जाएगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 60 टू द पाई इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो 5 अपॉन पाई यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.59, जो कि लगभग है 1.6 के। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट रेशियो जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, जब दो गियर मैश में होते हैं यानी कॉन्टैक्ट में होते हैं तब कितने टीथ जो है एट ए टाइम कॉन्टैक्ट में है उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। तो 1.6 कैसे आंसर आ जाएगा, मान लो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मान लो एक गियर है, ठीक है, ये इसका सेंटर कहीं होगा, तो ये गियर के टीथ हैं, इधर आपका मान लो पिनियन होगा, ठीक है, ऐसा होगा ये भी। तो ये दोनों कांटेक्ट में, तो एक तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा ही, दूसरा या तो इंगेजमेंट पोजीशन में होगा या इंगेजमेंट पोजीशन में होगा, यानी कि वो कांटेक्ट या तो होने के कगार में होगा या फिर हट रहा होगा वहाँ से। तो ऐसे आपका 1.6 आंसर आता है। एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितने कांटेक्ट में हैं,
इसलिए ये 1.6 वैल्यू आती है। यदि कॉन्टैक्ट होगा तो मान लो कॉन्टैक्ट तो परफेक्ट ही होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा, लेकिन एवरेज निकालते हैं तो वो 1.6 या फिर 1.7 ऐसे आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट रेशियो समझ में आया होगा एक्चुअल में क्या होता है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई मलायबिलिटी, डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश या फिर ब्रिटल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो हमारा कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जो हमारा स्टील होता है तो वो कहाँ तक होता है। यदि मैं आयरन के अंदर, फेरस के अंदर जो 2% तक मैं रखूँगा तब तो क्या रहेगा, वो स्टील रहेगा। और यदि मैं 2% से ज़्यादा और 4.6 तक करूँगा, 2% से लेके 4.6% कार्बन होगा तो वो क्या होगा, आपका कास्ट आयरन होता है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज हाई है, और जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होता है वो मटेरियल जो है वो ब्रिटल होता जाता है। क्या होता जाता है, ब्रिटल। तो यहाँ पे कास्ट आयरन जो है इसमें कार्बन का परसेंटेज 2 to 4.6 होता है, इसलिए जो हमारा कास्ट आयरन होता है ये ब्रिटल मटेरियल होता है। स्टील जो होता है जितना उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कम होता है वो उतना ज़्यादा डक्टाइल और मिलायबल होता है। ये प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये मैंने आपको जब मटेरियल साइंस पढ़ाई थी सारी प्रॉपर्टी मैंने एक एक को डिटेल में समझाया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में देखिए, और वहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी एक एक डिटेल में समझाई है। यदि आप वो वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखते हैं सिलिकॉन, टंगस्टन, कॉपर, एल्यूमिनियम, बताना किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप सभी को पता है जो हमारा फिलामेंट होता है वो किसका बनता है, टंगस्टन का। इसका मतलब टंगस्टन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन या तो सी हो सकता है या फिर बी हो सकता है, क्योंकि दूसरे में तो एल्यूमिनियम दे रखा है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कॉपर का कितना होता है और एल्यूमिनियम का कितना होता है। यदि मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। और एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम का तो काफ़ी कम होता है, 660 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का जो होता है वो आप सभी को याद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये होता है आपका 3400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और माइल्ड स्टील का जो है वो 1300 से लेके 1500 तक होता है, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है यहाँ पे कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से उसका टेम्परेचर होता है। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए, उसका शेप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, इलिप्स या फिर पैराबोला। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम होती क्या है। कैंटिलीवर बीम वो होती है जो एक साइड से फिक्स होती हैं और दूसरी साइड से फ्री होती हैं, ये आपकी हो गई कैंटिलीवर बीम। इस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये आपको पूछा दिया गया है। तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस पे जो लोड लगा हुआ है कितना है, लोड पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये। और यदि यहाँ पे मैं कोई सेक्शन लेता हूँ x डिस्टेंस पे, ये x जो है आपका सेक्शन है कितनी डिस्टेंस पे, फ्री एंड से x डिस्टेंस पे, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका लोड है कितनी डिस्टेंस में, x डिस्टेंस में, ये कितना हो जाएगा, W पर यूनिट लेंथ। तो x डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टेकिंग द मोमेंट अबाउट XX सेक्शन। यहाँ पे देखिए ये जो आपका सेक्शन दिया गया है XX, यहाँ से मैं मोमेंट ले रहा हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट एट XX कितना हो जाएगा, लोड कितना है W इंटू एक्स,
ये न्यूटन में आएगा क्योंकि न्यूटन पर मीटर में दिया गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W इंटू एक्स ये लोड हो गया, और मोमेंट यहाँ से लूँगा मैं। तो यदि मैं इसको, ये जो x डिस्टेंस में टोटल लोड दिया गया है, यदि मैं इसको पॉइंट पे मानूँ तो कितनी डिस्टेंस पे आएगा, ये इसकी आधी डिस्टेंस पे आएगा, तो यानी कि x/2 पे आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा WX²/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x की पावर है वो कितनी है, 2 है, तो ये क्या बनेगा, पैराबोला। और यदि आपकी x की पावर 1 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और यदि x की पावर 3 हो तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड में करूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है फ्री एंड पे, तो बेंडिंग मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। और यदि मैं बेंडिंग मोमेंट एट x बराबर L करता हूँ, यानी पूरे में लेता हूँ, सेक्शन हम किसके लिए लेते हैं, थोड़ी सी जगह के लिए, लेकिन हम उससे पूरी डिस्टेंस पे निकालते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे देखता हूँ जहाँ पे लेंथ कितनी है, L है, तो ये आपका हो जाएगा WL²/2। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान देना, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा WL²/2। ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सैगिंग और हॉगिंग समझना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव आता है क्योंकि ये आपको इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पैराबोला ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, सीधी नहीं आएगी, ये x⁻² जो है ना, इसलिए ये क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वाटर हीटिंग हीट पम्प एब्स्ट्रैक्टिंग 10 kilowatt of heat from the atmosphere require 2 kilowatt of power input. The COP of heat pump is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी इसको एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो आपको पता चलेगा। यदि यहाँ पे आप गलती कर लोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे, यदि आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखोगे तो एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, हीट पंप। देखिए हीट पंप क्या होता है, ये आपका लोवेस्ट टेम्परेचर है T1, हाईएस्ट टेम्परेचर में T2 लेता हूँ, वर्क डन है, ये आपका हीट पंप हो गया। हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप जो होता है वो हमारे जैसे मान लो हीटर जो होता है ना, वो हीट पंप होता है, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर, ये जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और ये आपका रूम टेम्परेचर हो जाएगा। तो हीटर का काम होता है रूम को गर्म करना, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा, मान लो Q1 उसने ली और Q2 रूम को देगा। तो COP यहाँ पे क्या होती है, सबसे पहले आपको COP का कंसेप्ट समझना है। COP होती है आपकी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे देखिए डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट हो जाएगा। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो इफेक्ट हमको चाहिए। यदि मैं बात करूं रेफ्रिजरेशन की, तो यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो T1 होता है, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, क्योंकि हम किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। और यदि मैं हीट पंप की बात करूं तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता है T2, हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हीट ये हो जाएगा आपके Q2 अपॉन वर्क इनपुट जो है वो W हो जाएगा। अब देखिए आप गलती क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं। तो COP आप क्या करेंगे, हीट जो है आपको कितनी देर की है, 10 किलोवाट अपॉन और वर्क इनपुट कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे COP आ जाएगी 5। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रॉन्ग आंसर। और एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होगा, Q2 कितनी है, Q2 जो है आपकी Q1 प्लस W है, क्योंकि देखिए ये हीट W वर्क डन जो है वो इन हो रहा है, यहाँ पे ये भी इन हो रहा है, आउट कितना हो रहा है, Q2 हो रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। तो Q2 जो है, Q1 कितनी है 10 किलोवाट तो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लस 2 किलोवाट का वर्क इनपुट ले रहा है, तो ये आपकी 12 हो जाएगी। तो 12 अपॉन 2 यानी कि ये आपकी COP 6 आएगी। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं 5 भी दे रखा है और 6 दे रखा है। जैसे आप ज़्यादातर स्टूडेंट जल्दीबाजी में करेंगे तो 5 आंसर करके आएंगे और फिर बाद में पता चलेगा कि गलत हो गया है। तो आपको गलत नहीं करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा 6। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट हेज। तो यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम क्या होता है, ओनली 1 लिक्विड पंप, ओनली 3 लिक्विड पंप, नो लिक्विड पंप, या फिर ओनली 2 लिक्विड पंप।
इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम, 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब 3 फ्लूइड कौन कौन से यूज होते हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला होता है आपका अमोनिया, दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन गैस और तीसरा होता है वाटर। और यदि आपको पूछ ले इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कौन सा होता है, तो अमोनिया यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट क्यों होता है, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का काम होता है अमोनिया की इवेपोरेशन रेट को इंक्रीज करना। इवेपोरेशन रेट को इंक्रीज करना, रेट को इंक्रीज करेगा किसकी, अमोनिया की। और जो हमारा वाटर होता है वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। एब्जॉर्बेंट किसको एब्जॉर्ब करेगा, ये अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे 3 फ्लूइड सिस्टम हो गया। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम में हम 3 फ्लूइड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, मेन इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है हमारा नॉइजलेस सिस्टम। नॉइजलेस सिस्टम यानी कि हम जो यूज़ करते हैं पंप, उस पंप को हटा के हम 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज़ करते हैं। जो पंप होता है वो काफ़ी साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए नॉइजलेस सिस्टम बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम। तो उसके अंदर कोई लिक्विड पंप नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द क्रैंक रेडियस ऑफ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन इज 60 mm एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 80 mm। द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब इज। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, Vs इज इक्वल्स टू π/4 d² इंटू L। यहाँ पे d क्या है, d है आपका सिलेंडर का डायमीटर या फिर पिस्टन का डायमीटर, ऑलमोस्ट सेम होता है, जो दिया गया है वो हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 80 mm। यहाँ पे देखिए जो स्वेप्ट वॉल्यूम है आपको सेंटीमीटर में पूछा है, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कर देता हूँ। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, पूछा किस में गया है। और L जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये आपको दे नहीं रखी है, कैसे निकालोगे, ये आपको डायग्राम इसीलिए दिया गया है। ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है यानी कि पिस्टन कितना मोशन करता है, यानी कि यहाँ से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो आता है तो कितनी लेंथ कवर करता है। देखिए ये आपकी जो क्रैंक है, ये जो आपकी क्रैंक दी हुई है, ये यहाँ से लेके हाईएस्ट यहाँ पॉइंट इस पे पहुँच सकती है और लोवेस्ट यहाँ पे आएगी। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो जाएगी। इसका मतलब ये जो आपकी क्रैंक है, क्रैंक का जो रेडियस होगा उसका डबल लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। तो क्रैंक रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 60 mm, यानी कि 120 mm जो है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा। और इसको मैं 12 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है π/4 d², डायमीटर कितना है 8, तो 8 का 64 हो जाएगा और लेंथ ऑफ स्ट्रोक 12 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 603, कुछ पॉइंटों में आएगा 0.18, तो जो कि ऑप्शन में दिया गया है सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमेशा मैं आपको बोलता रहता हूँ कि यूनिट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो mm में दे रखा है और पूछा गया है सेंटीमीटर में। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ये यूपी जल निगम असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यदि आपको जो आईसी इंजन के अलग अलग जो देखना है, ये पिस्टन सिलेंडर ये सब देखना है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ़ 1 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ स्टीम कंटेंट 0.8 किलोग्राम ऑफ ड्राई वेपर एंड 0.2 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ टोटल मास कह सकते हैं, यानी कि मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ वेपर कितना दे रखा है,
मिक्सचर स्टीम कंटेंट 0.8 किलोग्राम ऑफ ड्राई वेपर एंड 0.2 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर। तो 0.2 किलोग्राम आपको मॉइस्चर दे रखा है। तो मास ऑफ वाटर वेपर, देखिए 0.8 किलोग्राम ड्राई वेपर दे रखी है, तो आपको वेपर लेना है, तो 0.2 किलोग्राम वेपर हो जाएगा अपॉन 0.8 प्लस 0.2 हो जाएगा, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।